गुड आफ्टरनून बच्चों। जैसा कि हमने आपको पिछले वाले वीडियो में व्यक्तित्व भिन्नताओं के अर्थ के बारे में बताया था, उनकी परिभाषा बताया था स्किनर के अनुसार, और साथ ही साथ कौन कौन सी व्यक्तित्व भिन्नताएं पाई जाती हैं, उनके कारक क्या होते हैं, इनके बारे में हमने आपको पिछले वाली वीडियो में बताए थे। और कारक के बारे में हमने बताया था दो रूप से होते हैं, एक वंशानुक्रमी होता है और दूसरा जो है वातावरणीय होता है। ये दो ही चीज़ें हैं जो व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर उनको प्रभावित करता है। और हमने बताया था शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से, सामाजिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, नैतिक रूप से, प्रजाति रूप से, सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से भी भिन्नताएं जो है देखने को व्यक्ति में मिलती है। अलग अलग व्यक्ति, हमने बताया था एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, चाहे वह बातचीत करने के ढंग हो, चाहे वह उठने बैठने के तौर तरीके हो, और उनके अधिगम क्षमता हो, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से भिन्न होती हैं, उसी को हम व्यक्तित्व भिन्नता बोलते हैं। बुद्धि, रुचि और इसके आधार पर जो है भिन्नताएं हमें देखने को व्यक्ति में मिलती है। आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले व्यक्तिगत भिन्नताओं का महत्व क्या है, पर हम महत्व के बारे में करते हैं। जैसे होता है ना कि इसके हर व्यक्ति का एक अपना महत्व होता है, तो उसमें विशेष ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में व्यक्ति उसको बहुत ज़्यादा महत्व देता है। हम चाहे बालक को ले लेते हैं, या किसी पुरुष या महिला को ले लेते हैं, या छात्र को ले लेते हैं। ये देखो विद्यालय स्तर पर जो है हम सबसे ज़्यादा व्यक्तित्व भिन्नताएं ही देख पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कई समूह, कई जाति, कई वर्ग के छात्र वहाँ प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो हम उनमें जो है कई रूपों में जो है हमें भिन्नता देखने को मिलती है। सबसे पहले हम अधिगम क्षमता के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इनके ही आधार पर देखा जाता है कि व्यक्ति जो सीखने की प्रक्रिया है उन व्यक्तियों में किस किस आधार पर अलग अलग भिन्नताएं पाई जा रही हैं, तो इसके बारे में ही हम बात करेंगे। तो जो महत्व है वो छात्रों की विभिन्न प्रकार की भिन्नताओं के आधार पर अधिगम कार्य संपन्न किया जाता है। अधिगम का मतलब आप जानते ही हैं क्या होता है। अधिगम का मतलब होता है सीखना, किसी भी कार्य को सीखना। कहा जाता है कि सीखना निरंतर चलने वाली प्रक्रिया या कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। व्यक्ति चाहे जिस परिस्थिति में हो, परिस्थितियां अच्छी हैं, बुरी हैं, कुछ न कुछ उस परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति क्या करता है, कुछ न कुछ सीखता ही है। तो वो अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना। ये जो अधिगम कार्य आया है, ये अधिगम कार्य का मतलब क्या होता है, सीखना होता है। इसके द्वारा क्या करते हैं, छात्र अपने अधिगम कार्य को संपन्न करते हैं। मतलब अपने जो सीखे हुए कार्य को क्या करते हैं, संपन्न करते हैं, पूरा करते हैं। इससे प्रत्येक छात्र की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति मतलब जो उसके शिक्षा के क्षेत्र में होता है, शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की बात कही जा रही है। जो शैक्षिक आवश्यकता होती है व्यक्ति को सीखने में सरल एवं प्रभावी रूप से उसे संपन्न होती है। जैसे कि शैक्षिक क्षेत्र में, हम शिक्षा के क्षेत्र में देख ले तो छात्रों को जिन जिन उपकरणों, जिन जिन वस्तुओं की ज़रूरत होती है, वो विद्यालय स्तर पर उन्हें अगर उपलब्ध मिलता है तो वो सीखने की प्रक्रिया में क्या करते हैं, उससे सरल और प्रभावी रूप से संपन्न होती है। छात्र उसे बड़े सरल ढंग से सीखने में सक्षम होता है, और प्रत्येक और जो प्रभावी कार्य होता है उसे प्रभावी ढंग से संपन्न करने में सक्षम होता है बालक। और अधिगम के स्वरूप की प्रक्रिया एवं उससे सरल रूप में संपन्न करने के लिए, सुलभ बनाने के लिए प्रत्येक छात्र को उसकी आवश्यकता, रुचि एवं योग्यता के अनुसार अधिगम परिस्थितियां उपलब्ध कराई जाती हैं। कहा जा रहा है कि जो छात्र की आवश्यकता होती है, प्रत्येक छात्र की जो आवश्यकता होती है, उसे अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं सुलभ बनाने के
साथ साथ उसकी रुचि और योग्यता को भी देखा जाता है कि छात्र की रुचि किस क्षेत्र में है, क्या वह खेलने के क्षेत्र में है या जो है पढ़ने के क्षेत्र में है या कोई और प्रतिभा करने के क्षेत्र में है, और उसकी योग्यता देखी जाती है कि क्या वह जिस क्षेत्र में अपने अधिगम प्रक्रिया को संपन्न करने जा रहा है, सुलभ या सरल बनाने जा रहा है, वो क्या उस योग्य व्यक्ति छात्र है या नहीं है। उसके अनुसार ही अधिगम परिस्थितियां उपलब्ध कराई जाती हैं। कहने का मतलब है कि तभी उसको जो अधिगम प्रक्रिया की उपकरण है या जो सामान उसे दिया जाता है, वस्तु दिया जाता है उसे सीखने के लिए, उसे उसी परिस्थिति में उसको जो है मुहैया कराया जाता है, उसे उपलब्ध कराया जाता है, जिससे कि व्यक्ति का सीखने में और कोई भी प्रक्रिया और क्रिया करने में उसे किसी प्रकार की दिक्कत या कठिनाइयाँ का सामना न करना पड़े। इस आधार पर व्यक्ति के भिन्नताओं का महत्व होता है। इसके स्वरूप को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया गया है। हम देखेंगे कि निम्नलिखित रूप से क्या स्पष्ट किया गया है। निम्नलिखित रूप से हम देखेंगे, सबसे पहले मनोवैज्ञानिकों के आधार पर इसे स्पष्ट किया गया है। जैसा कि हमने अभी आपको व्यक्तित्व भिन्नता के महत्व के बारे में बताया, इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये कि अधिगम के बारे में कहा जा रहा है। तो अधिगम प्रक्रिया के आधार पर छात्रों में सीखने की क्षमता के बारे में बात किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 प्रकार से इसको स्पष्ट किया गया है। पहला प्रकार क्या है, मनोवैज्ञानिक भिन्नता के आधार पर। हमारे कहने का मतलब जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, जो बाल विकास के बारे में या व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में उन्होंने सर्च किया है और उसके बारे में खोज किया है कि किस किस के आधार पर व्यक्ति जो है एक दूसरे से अलग जो है हो सकता है। तो उसके आधार पर अधिगम प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया है। तो देखते हैं कि वो कौन सी अधिगम है जिनके आधार पर जो है व्यक्ति की भिन्नताओं का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले क्या है, संवेगात्मक भिन्नता के आधार पर। संवेगात्मक भिन्नता के आधार पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो है बालकों में या छात्रों में भिन्नता पाई जाती है। तो इसमें ये होता है कि सामान्य रूप से संवेगात्मक भिन्नता का स्वरूप बालकों में स्थिरता एवं अस्थिरता को स्पष्ट करता है। क्या करता है? स्थिरता एवं अस्थिरता को स्पष्ट करता है। ये पता चलता है कि जिन बालकों में सीखने की जो प्रक्रिया होती है संवेगात्मक रूप से वह स्थिर है या नहीं है। ये अधिगम प्रक्रिया जब स्टार्ट होता है बालकों में या विद्यालय स्तर पर छात्र जब कोई कार्य दिया जाता है उसे संपन्न करने के लिए, तो उसके आधार पर देखा जाता है कि उसके संवेगात्मक या संवेग का विकास उचित ढंग से हो पाया है नहीं हो पाया। क्योंकि जब वह कार्य को संपन्न करेगा या सीखने में उसकी जो सीखने की प्रक्रिया होगी तीव्र होगी, तो इससे पता चलेगा कि इसके संवेगात्मक विकास जो है उचित ढंग से जो है विकास किया है। तो वह कार्य करने में क्या करेंगे, संपन्न करेंगे, स्थिरता उसमें होगी। हर कार्य को बड़े जो है सही ढंग से करने की शक्ति या क्षमता उसके अंदर होगी। और जो अस्थिर होंगे वह कार्य को या अधिगम प्रक्रिया को करने में बहुत जल्दी घबराना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि हमने बताया था पहले भी कि हर व्यक्ति के अंदर संवेगात्मक जो विकास है वह 14 पाया जाता है। ये हमारे मैकडूगल महोदय ने बताया था। हर व्यक्ति में 14 प्रकार की संवेग होते हैं जो मूल प्रवृत्तियों के साथ इसे स्पष्ट किया जाता है। हर क्षेत्र में कहीं न कहीं इसे जो है देखा जाता है कि व्यक्ति संवेगात्मक ढंग से कोई कार्य को संपन्न कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर सीखने की जो उसकी प्रक्रिया होगी छात्र की, वो जो है अगर उसके संवेगात्मक विकास में किसी प्रकार की अवरुद्ध आया, रुकावट आया है
तो वो विद्यालय स्तर हो या कोई भी स्तर, किसी भी परिस्थिति में कार्य करने में उसे जो है परेशानी होगी, कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। तो इसलिए उन मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि सबसे पहले हम बालकों में देखेंगे कि संवेगात्मक भिन्नता के आधार पर, जैसे जहाँ 10 बालक 20 बालक हैं, वहाँ किसी अधिगम प्रक्रिया को कराने के लिए कोई मतलब वस्तु या खेल के माध्यम से या किसी संगीत के माध्यम से, सांस्कृतिक वेशभूषा के माध्यम से देखा जाता है कि बालकों में कैसी भिन्नता पाई जाती है। तो उस आधार पर मनोवैज्ञानिकों ने सबसे पहली भिन्नता कौन सी बताई थी? संवेगात्मक भिन्नता बताई थी। और दूसरी भिन्नता क्या है? बौद्धिक भिन्नता के अधिगम, बौद्धिक भिन्नता के आधार पर अधिगम। क्योंकि बौद्धिक का मतलब यह है कि जैसे कि मानसिक या बौद्धिक रूप से सीखने में बालक को देखा जाता है कि यह मानसिक रूप से या इसके मानसिक विकास में किसी प्रकार की रुकावट है या नहीं है, क्योंकि वो जब कार्य करने चलता है या कोई कार्य उसको दिया जाता है तो उसके आधार पर मनोवैज्ञानिकों ने ये पता लगाया कि बालकों का बौद्धिक विकास उचित ढंग से हो पाया है नहीं हो पाया है, ये अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से पता चलता है। दूसरा क्या है? बौद्धिक अधिगम की प्रक्रिया, बौद्धिक दृष्टि से या बौद्धिक अधिगम के आधार पर बौद्धिक क्षमता के आधार पर अधिगम हम इसके आधार पर देखेंगे। बौद्धिक, इसमें क्या होता है? छात्रों की बौद्धिक भिन्नताओं के आधार पर अधिगम परिस्थितियों को सूचित करता है कि जब बालक या छात्र किसी विद्यालय या कक्ष में शिक्षण प्रक्रिया में होते हैं या पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उसके आधार पर भी बालकों में बौद्धिक भिन्नता देखने को या बौद्धिक क्षमता भिन्नता देखने को हमें मिलती है। क्योंकि यह देखा जाता है कि एक कक्षा में कई छात्र जो है उपस्थित होते हैं, उसके आधार पर देखा जाता है कि बालकों की जो मानसिक प्रक्रिया है उसका कई ढंग से होता है। क्योंकि कुछ बालक क्या होते हैं? तीव्र बुद्धि के होते हैं और कुछ बालक जो है मंद बुद्धि के होते हैं। तो उस कक्षा में जो सीखने की प्रक्रिया है उसके आधार पर अगर देखा जाए तो बालक में भिन्नता देखने को मिलती है। क्योंकि अगर कोई कार्य या कोई कविता या किसी भी प्रकार का उन्हें कक्षा में दे दिया जाता है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ होते हैं और वह प्रक्रिया करने में, कार्य करने में सक्षम होते हैं, तो टीचर के द्वारा या शिक्षक के द्वारा जो भी चीज़ें दिया जाता है वो जो है फटाफट कार्य करने में बिल्कुल घबराते नहीं हैं। और जिन बच्चों में ऐसी प्रक्रिया देखने को मिलती है वह किसी भी गृह कार्य हो या कोई अधिगम हो या सीखने की कोई वस्तु हो, उसमें क्या करते हैं? बहुत जल्दी घबराना शुरू कर देते हैं। और वो सीखने में क्या है? उत्तेजना नहीं होती है उनके अंदर, वो बिल्कुल जो है दूसरे का देखकर करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें मनोवैज्ञानिकों का कहना ये है कि बालकों में अगर ऐसी परिस्थितियां देखने को मिलती है छात्रों में, तो हमें सबसे पहले ये चीज़ें उनके अंदर से दूर करने के लिए हमें विशेष जो है टूल्स या विशेष सामग्रियों को उपलब्ध कराना चाहिए या ऐसे बच्चों के साथ उन्हें रखना चाहिए जिससे कि उनकी बौद्धिक क्षमता या बौद्धिक भिन्नता के आधार पर उनकी बौद्धिक जो क्षमता है उसकी विकास जो है सही ढंग से या उचित ढंग से हो पाए। वो भी किसी भी कार्य को करने में घबराए ना, किसी भी कार्य को सही ढंग से संपन्न करने में उनकी पूरी मदद की जाए। तो मनोवैज्ञानिकों का यह जो है विशेष रूप से मानना है
कि अगर ऐसे बालकों को जो है तीव्र बुद्धि वालों बच्चों के साथ, छात्रों के साथ रखा जाता है तो उनमें किसी भी प्रकार की जो अधिगम प्रक्रिया है, सीखने की जो प्रक्रिया है, वह धीरे धीरे जो है, जो कमी थी वह धीरे धीरे संपन्न होने लगती है, कमी दूर होने लगती है। क्योंकि ऐसे बालकों के साथ में रहने से बालक की जो अंदर का डर है, हिचक का, ये सारी चीज़ें दूर होने लगती है। इसीलिए तो हमारे यहाँ समावेशी शिक्षा चलाया जा रहा है, क्योंकि जो बालक शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से अक्षम है उनको जो है सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ या प्रतिभाशाली बालकों के साथ रखा जाता है, क्योंकि इसलिए कि वह किसी प्रकार के अपने अंदर हीनता न समझें कि हमको क्यों अलग रखा जा रहा है, हम कमज़ोर हैं या कमज़ोर वर्ग से आए हैं, समुदाय से आए हैं। इसलिए समावेशी शिक्षा हम इस स्तर पर चलाया जा रहा है कि किसी भी प्रकार के बच्चों में यह मानसिक हीनता या मानसिक भिन्नता में कोई कमी आए तो उस कमी को दूर किया जा सके। बौद्धिक भिन्नता के आधार पर अधिगम। आधार पर अधिगम, ये हो गया। पहला क्या था? संवेगात्मक भिन्नता के आधार पर अधिगम, और दूसरा क्या है? बौद्धिक भिन्नता के आधार पर अधिगम। जैसा अभी हमने देखा कि मनोवैज्ञानिक भिन्नता के आधार पर हमने सबसे पहले संवेगात्मक भिन्नता के आधार पर अधिगम प्रक्रिया को हमने बताया कि कौन कौन सी भिन्नता किस स्थिति में बच्चों के अंदर संवेगात्मक स्थिरता पाई जाती है। उसी रूप में बौद्धिक के रूप में हमने बताया। अब हम तीसरा बताने जा रहे हैं। तीसरा हमारा क्या है? रुचि के आधार पर अधिगम। रुचि के आधार पर भी अधिगम हमें छात्रों या बालक बालिकाओं में देखने को मिलती है। रुचि जैसे हम ले लेते हैं, सामान्य रूप से रुचि के आधार पर भी छात्रों में भिन्नता देखने को मिलती है। कुछ छात्रों में पेंटिंग बनाने की रुचि होती है, तो कुछ छात्रों में जो है संगीत, कविता जो है करने की जो है रुचि होती है। कुछ छात्रों में जो है खेल और कविताओं या कहानी, इन सब का जो है रुचि होता है। तो शिक्षक द्वारा जो है छात्रों में यह रुचि देखकर उनके अंदर अधिक से अधिक उनको जो है ऐसे सामान और जो है वस्तुओं को उपलब्ध कराया जाए विद्यालय में, जिससे कि छात्रों की या छात्र छात्राओं की रुचि अधिगम जो है उच्च स्तर पर हो सके, उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो सके और वह सही ढंग से अपनी आवश्यकताओं को संपन्न कर सके। यह छात्र का मतलब एक शिक्षक का कर्तव्य होता है, या शिक्षक द्वारा यह चीज़ें विद्यालय में बच्चों को उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि उनकी रुचियों में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए और अपने रुचि को उच्च स्तर तक वह पहुंचाने में बिल्कुल सफल रहें। अब हम बात करेंगे सफलता के अनुभव के आधार पर, सफलता के अनुभव के आधार पर अधिगम। कहा जाता है सफलता का अनुभव। कुछ ऐसे होते हैं व्यक्ति या जो है सामान्य रूप से बहुत से छात्र किसी कार्य को करने में सफल होते हैं, तो उनके आधार पर छात्रों को क्या होता है? एक अनुभव प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अनुभव प्राप्त होता है। तो उसके आधार पर बच्चों में क्या होती है कि स्वाध्याय का जो प्रक्रिया है, अधिगम है, वो बड़े तेजी से जो है उनकी आवश्यकता पूर्ति होती है, क्योंकि वो सफलता हर क्षेत्र में उन्हें सफलता प्राप्त हो जाती है। जो उनका लक्ष्य होता है उस लक्ष्य में वो सफल होते जाते हैं, तो उनको एक अनुभव जो है प्राप्त होता है। छात्र हो चाहे छात्रा हो, इन दोनों को एक अनुभव प्राप्त होता है। तो उसके आधार पर अधिगम प्रक्रिया उनकी क्या होती है? सफल होती है। तो ये पूरी एक जो सामाजिक रूप से या विद्यालय स्तर पर शिक्षक या माता पिता
को अगर ऐसे छात्र छात्राएं या बालक बालिकाएं हैं कि उनके स्वाध्याय में किसी भी प्रकार की अगर अड़चन आती है, कोई दिक्कत आती है, तो उन्हें उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए हमें जो है अधिगम प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए उन चीज़ों की उन आवश्यकताओं की पूर्ति करानी चाहिए, जिससे कि वह अपने अधिगम को और प्रभावशाली और सरल बना सकें। अब हमारा आता है अवधान के आधार पर अधिगम। अवधान के आधार पर अधिगम। ध्यान एक चीज होता है, हम चाहे अवधान बोल लें चाहे ध्यान बोल लेते हैं। सामान्य रूप से हम ये छात्रों में देखते हैं कि अवधान के आधार पर भी बच्चों में जो सीखने की प्रक्रिया होती है, कुछ छात्रों में अवधान केंद्रित करने में कमजोर होते हैं। क्या? ध्यान, जिसको हम क्या बोलते हैं? ध्यान करने में क्या होते हैं? कमजोर होते हैं। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं कि वहीं कक्षा में अपने ध्यान को जो है केंद्रित करते हैं और उसमें किसी भी प्रकार अगर शिक्षक द्वारा कुछ बताया गया होता है तो उस छात्र को छात्र जो है शिक्षक द्वारा बताए गए चीज़ों को बड़े ध्यान से सुनता है और उसे सीखने में बड़े तेजी से उसकी बुद्धि या बौद्धिक क्षमता काम करता है, क्योंकि वह ध्यानपूर्वक वह किसी प्रकार के चीज़ों पर नहीं बल्कि कक्षा में बैठे शिक्षक के ऊपर उसका ध्यान केंद्रित होता है, तो उस आधार पर छात्र सीखने में सफल होता है। अगर जो बच्चे ध्यान केंद्रित करने में सफल नहीं हो पाते हैं, उन्हें दिक्कत होती है, कमज़ोर हैं, तो यह शिक्षक का यह कर्तव्य होता है या शिक्षक द्वारा उनके ध्यान को या अवधान को जो है सरल और मजबूत बनाने के लिए और उनका ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ों का वस्तुओं का या अपने पढ़ाने की जो शैली है उस चीज़ को बदल देना चाहिए, जिससे कि उनके ध्यान में जो कमजोरियां आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, कठिनाइयां आ रही हैं, उस चीज़ को जो है शिक्षक कमजोरी को दूर कर सके। और यह एक शिक्षक द्वारा हो सकता है कि उस छात्र की जो कमजोरी है उसे दूर किया जा सके। अब आता है स्मृति एवं विस्मृति के आधार पर, स्मृति एवं विस्मृति के आधार पर अधिगम प्रक्रिया। सामान्य रूप से हम छात्र छात्राओं में स्मृति एवं विस्मृति के आधार पर जो है अधिगम प्रक्रिया देखने को मिलती है। इसमें तथ्यात्मक ज्ञान को भूल जाते हैं। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो शिक्षक द्वारा बताया जाता है कक्षा में जो पढ़ाया जाता है उसे क्या करते हैं कि छात्र क्या होते हैं? कमज़ोर होते हैं, उसे क्या करते हैं? भूल जाते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ें कोई सामने आ जाता है भूले हुए चीज़, तो वो तुरंत याद आ जाना, ये इसके आधार पर बच्चा क्या होता है, छात्र क्या होता है, उसे उस प्रक्रिया को करने में, अधिगम प्रक्रिया को करने में सफल हो जाता है। क्योंकि भूली हुई चीज़, स्मृति मतलब याद रहना, अभिस्मृति मतलब भूल जाना। तो भूली हुई चीज़ को अगर हम उसके आधार पर अगर कोई वस्तु या टिंगल या कोई टूल्स बच्चों को देते हैं अधिगम संपन्न करने के लिए, तो बच्चा भूली हुई चीज़ को फिर से उसे याद आ जाता है। तो शिक्षक का कर्तव्य है कि कहीं कहीं बच्चे अगर कमज़ोर पड़ते हैं इस क्षेत्र में, तो उनको विशेष रूप से उन्हें मदद करनी चाहिए, जिससे कि उनकी स्मृति और भी मजबूत हो सके। अब हम देखते हैं कि शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर अधिगम, शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर भी अधिगम। तो शैक्षिक उपलब्धि कहा जाता है कि जब व्यक्ति किसी उच्च शिक्षा में होता है, उच्च स्तर की शिक्षा में होता है, या कुछ बच्चे निम्न स्तर की शिक्षा में होते हैं, न्यूनतम होते हैं, मतलब कि कमज़ोर होते हैं। बहुत बच्चे होते हैं कि उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन में होते हैं, कुछ बच्चे न्यूनतम में हो जाते हैं। उनकी जो सीखने की पढ़ने की व्यवस्था है, अगर वह नहीं हो पाता है तो बच्चे उच्च शिक्षा तक नहीं पहुंच पाते हैं और ये न्यूनतम शिक्षा तक ही सीमित रह जाते हैं। उसके बाद वो अपनी गतिविधियों को और उपलब्धि को पाने के लिए अपनी गतिविधियों को और आगे बढ़ाते हैं। तो ये शिक्षक का एक कर्तव्य होता है कि अगर शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर व्यक्ति में कोई जो है अधिगम प्रक्रिया कहीं कमज़ोर पड़ रहा है,
तो जो न्यूनतम रूप से छात्र छात्राएं हैं, उपलब्धि उनकी है, उनके आधार पर उन्हें सिखाने में मदद करनी चाहिए, जिससे कि छात्र यह उपलब्धि उच्च स्तर तक की शिक्षाओं में उनको जो है तार्किक रूप से और चिंतन करने में, अपनी गतिविधियों को सृजन करने में उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत न हो। यह एक शिक्षक का कर्तव्य है कि छात्रों को ये सारी चीज़ें अधिगम कराने में उनका मदद करना चाहिए, उनको सफल बनाना चाहिए और सहायता भी करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं विशिष्ट योग्यताओं के आधार पर अधिगम। ये हमने बताया ना कि संवेगात्मक, बौद्धिक रुचियों के आधार पर सफलताओं, अवधान, स्मृति और शैक्षिक। अब हम बताएंगे विशिष्ट योग्यताओं के आधार पर भी अधिगम प्रक्रिया किया जाता है। किसके आधार पर? विशिष्ट। जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा कि हमने जो है संवेगात्मक और बौद्धिक रुचियों के आधार पर, सफलताओं के आधार पर और स्मृति के आधार पर हमने अधिगम क्षेत्र को संपन्न कराने की बात कही। अब हम विशिष्ट योग्यताओं के आधार पर अधिगम संपन्न होता है, ये इसके बारे में देखेंगे। इसके बारे में विशिष्ट योग्यता के आधार पर अधिगम क्रियाकलापों की उपलब्धि करने की निपुणता इस योजना में प्रशिक्षुओं को प्रदान किया जाता है। जैसे कि सामान्य रूप से जिन छात्रों में अमूर्त चिंतन करने की प्रक्रिया होती है, अमूर्त चिंतन करने की, तो उनकी योग्यता के आधार पर उन्हें कहानी, कविता और भी ऐसी जो है चीज़ें हैं कि उन्हें दे दिया जाए लिखने के लिए, करने के लिए, उसके बारे में। और दूसरी चीज़, वर्णनात्मक आधार पर कार्य को प्रदान उनको करना चाहिए। और दूसरी चीज़ यह है कि जिन छात्रों में ये चीज़ें विशेष रूप से देखने को मिलता है, तो उनको क्या होए, चिंतन करने का, तर्क करने की शक्ति प्रदान होती है, करने की शक्ति होती है। तो ऐसे छात्रों को जो है कौशलात्मक ढंग से ज्ञान प्रदान करने के लिए योग्यता का समावेश छात्रों में विभिन्न प्रकार की करानी चाहिए, जिससे कि एक तो वर्णनात्मक ढंग से, जैसे कि कहानी, कविता, नाटक आदि अमूर्त ढंग से, मतलब कि अमूर्त का मतलब जो है किसी चीज़ को अप्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित किया जाए और उसके बारे में कल्पना किया जाए, बताया जाए कि ये चीज़ें ऐसी थी, तो उसके बारे में कहानी लिखना, कविता लिखना, ये सारी चीज़ें दे दिया जाए। उसके आधार पर बताया जा रहा है कि विशिष्ट योग्यता के आधार पर व्यक्तियों को ये चीज़ें दो रूप से सीखना, एक होता है वर्णनात्मक ज्ञान के रूप में और दूसरा क्या होता है, कौशलात्मक रूप में। और जिन बच्चों में तर्क की शक्ति और चिंतन की शक्ति अधिक होती है, उन बच्चों को कौशलात्मक ढंग से दे दिया जाता है। जैसे कोई कला बनाने की या कोई जो है उन छात्रों में कौशल विकास करने की अधिगम परिस्थितियाँ होती हैं। और जैसे कोई वस्तु दे दिया जाए बनाने को, निर्माण करने के लिए, तो कौशलात्मक ढंग से और वर्णनात्मक ढंग से जो है बच्चों में दो प्रकार से अधिगम संपन्न कराई जाती है। अब आता है कि अभिवृत्ति के आधार पर अधिगम। इनके आधार पर भी, अभिवृत्तियों के आधार पर भी अधिगम क्रियाओं का सृजन किया जाता है। अभिवृत्तियों के आधार पर भी व्यक्तियों में सृजन किया जाता है। जैसे कि एक छात्र प्रत्येक सांस्कृतिक एवं सामाजिक तथ्यों के बारे में जो है परीक्षण वैज्ञानिक रूप से करता है। जैसे सांस्कृतिक हो गया और सामाजिक, इन दोनों का जो परीक्षण करता है छात्र या छात्रा, उनमें जो है वो वैज्ञानिक आधार पर करता है। तो इसमें आध्यात्मिक क्रिया को जागृत करने के लिए या जो है वैज्ञानिक उसको क्या करता है, खोजता है कि इसमें कहीं न कहीं आध्यात्मिक चीज़ें ज़रूर हैं जो कि हमको इस पर खोज करनी चाहिए। ये चीज़ें ऐसे छात्रों के लिए शिक्षक द्वारा अभिवृत्तियों में का रखना चाहिए। इन्हें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें प्रयोगशाला में
ये चीज़ें अगर हम देखते हैं कि वह वैज्ञानिक ढंग से परीक्षण करना चाहता है और उसमें आध्यात्मिक चीज़ों को उनमें खोजने की शक्ति होती है, तो ऐसे बच्चों को अभिवृत्तियों के माध्यम से प्रयोगशाला में रखकर जो है अधिक समय तक उनको रखना चाहिए। जैसे कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को ले लीजिए, इस पर छात्र अपना विशेष पक्ष को समझाता है कि सूर्य ग्रहण कब लगता है या चंद्र ग्रहण कब लगता है, कितने जो है किसके बीच चंद्र ग्रहण आता है, सूर्य ग्रहण आता है। इस पक्ष को समझाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, इस प्रकार की छात्रों में आध्यात्मिक एवं परंपराओं के आधार पर जो है भावनाओं के प्रति उनकी अमूर्त चिंतन के विषय में उनको प्रदान किया जाना चाहिए। इसके कहने का मतलब यह है कि जो चीज़ें अगर छात्रों में ऐसी प्रवृत्ति देखने को मिल रही है, ऐसी अधिगम क्रिया करने को मिल रही है, तो मनोवैज्ञानिकों के आधार पर जो वो परीक्षण करना चाहते हैं, तो विशेष रूप से उनको कहाँ प्रयोगशाला में कुछ समय तक रख कर उन्हें परीक्षण करने देना चाहिए, जिससे कि उनकी जो अमूर्त चिंतन है वो अपने पक्ष को सही ढंग से समझा सके और अपने अधिगम क्रिया को संपन्न ढंग से कर सकें। आइए, तो हमारा मनोवैज्ञानिक आधार पर जो है विभिन्नता देखने को मिली बच्चों में जो है, अब हम देखेंगे कि शारीरिक रूप से भिन्नता, शारीरिक भिन्नताओं के आधार पर अधिगम, शारीरिक भिन्नताओं के आधार पर अधिगम। अभी हमने देखा कि पढ़ाया आपको मनोवैज्ञानिक भिन्नता के आधार पर जो है अधिगम को संपन्न कराया, जिसमें जो है संवेगात्मक, बौद्धिक और रुचियों के आधार पर इन सब पर अधिगम बच्चों, छात्र छात्राओं में संपन्न कराने की दृष्टि से मनोवैज्ञानिक ने अपना अपना जो है मत प्रस्तुत किया था। अब उसी आधार पर हम देखेंगे कि शारीरिक भिन्नता के आधार पर भी अधिगम कराया जो है देखा जाता है कि शारीरिक दृष्टि से अगर देखा जाए, शारीरिक रूप से बच्चों में, छात्र छात्राओं में देखा जाए, तो इनके आधार पर भी बच्चों में जो सीखने की प्रक्रिया होती है उनमें भी भिन्नता पाई जाती है। तो सबसे पहले क्या, शारीरिक भिन्नता के आधार पर व्यक्तिगत अधिगम की व्यवस्था की जा सकती है। इसमें क्या है कि शारीरिक स्थिति को देखकर, शारीरिक स्थिति को देखकर उसके अनुरूप ही अधिगम क्रियाओं का सृजन किया जा सकता है। इसके जो स्वरूप हैं, इसके जो रूप हैं वो निम्नलिखित जो है वह निम्नलिखित वर्णों में किया गया है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि शारीरिक रूप से जो भिन्नता बच्चों में पाई जाती है, वह पहली भिन्नता कौन सी है। तो पहली भिन्नता हमारी है आयु की भिन्नता के आधार पर, आयु की भिन्नता के आधार पर अधिगम, आयु की भिन्नता के आधार पर, भिन्नता के आधार पर अधिगम, आधार पर अधिगम आयु की भिन्नता के आधार पर अधिगम। देखिए कि हम ऐसा है कि आयु के आधार पर एक ही कक्षा के आयु के संदर्भ में अगर हम बात करें तो बच्चे एक ही कक्षा में, जैसे एक कक्षा होता है तो उसमें एक छात्र जो होता है वह 5 वर्ष का हो सकता है और दूसरा छात्र जो है 8 वर्ष का हो सकता है। तो इनमें भी सीखने की जो प्रक्रिया होती है क्या होगी, उनकी जो सीखने की प्रक्रिया होगी वो शारीरिक रूप से भिन्न होगी। इसलिए प्रत्येक मतलब छात्र को या प्रत्येक आयु वर्ग के छात्रों को जो है उनके आधार पर शारीरिक रूप से उनकी संख्या को देखकर ही जो है उसमें अधिगम प्रक्रिया को कराया जाए। जैसे जो छात्र 8 वर्ष का है और जो छात्र 5 वर्ष का है, तो इन लोगों का अलग अलग एक समूह बनाया जाए, उनके आधार पर ही उनको अधिगम प्रक्रिया
या अधिगम जो है सीखने की जो प्रक्रिया है उनके आधार पर किया जाए, क्योंकि शारीरिक स्थिति को देखकर ही हम उनके अनुरूप अधिगम क्रियाओं को संपन्न या सृजन करा सकते हैं। क्योंकि ये देखते हैं कि जो 5 वर्ष का बच्चा है वो उसकी बौद्धिक क्षमता किसके आधार पर कितना काम कर सकता है, इस चीज़ को हम जो है देखते हैं। तो जब शारीरिक रूप से हम देखेंगे कि बच्चा दुबला पतला है, बिल्कुल कमज़ोर है, और एक 8 वर्ष का बच्चा है वह शरीर से मजबूत है बिल्कुल, तो हम अगर इन दोनों को, इन संख्याओं को अलग अलग समूहों में बांटकर और उसके शारीरिक स्थिति को देखकर ही अधिगम सृजन कराना चाहिए। यह शिक्षक का कर्तव्य होता है, क्योंकि इससे क्या होती है कि उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं विद्यार्थियों की, वो शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति सही ढंग से हो पाती है। और दूसरा है शारीरिक परिपक्वता के आधार पर अधिगम। शारीरिक परिपक्वता के आधार पर अधिगम। दूसरा है शारीरिक परिपक्वता के आधार पर शारीरिक परिपक्वता के आधार पर अधिगम तो हमने देखा कि शारीरिक रूप से जो बच्चे बिल्कुल जो है एज डिफरेंस होता है, आयु के आधार पर हमने देखा, तो उनमें सीखने की जो प्रक्रिया है वो शिक्षक को अलग अलग समूह में बनाना चाहिए, जिससे कि उनकी सीखने की जो अधिगम शैली है वो सही ढंग से संपन्न हो पाए और शैक्षिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति सही ढंग से हो पाए। उसी आधार पर हम देखेंगे कि शारीरिक परिपक्वता के आधार पर अधिगम कैसे शिक्षक को सृजन कराना चाहिए। तो एक कक्षा में जो है अनेक छात्रों की आयु वृद्धि के साथ साथ शारीरिक मानसिक परिपक्वता होती है। शारीरिक और मानसिक परिपक्वता पाई जाती है। जैसे जैसे बच्चों में एज डेवलप होता है, विकास होता है, वृद्धि होती है उनकी, उसके आधार पर वो क्या होते हैं कि धीरे धीरे परिपक्व होने लगते हैं। क्योंकि जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो उनकी जो मानसिक या बौद्धिक शारीरिक क्षमता होती है वो सिर्फ वहीं तक सीमित होती है जहाँ तक बच्चा अपने परिवार और गांव समाज तक देखता है। जैसे ही बालक बाल्यावस्था में प्रवेश करता है और जो है प्रवेश करने के बाद विद्यालय में प्रवेश कराया जाता है उसको, तो वहाँ पे कई वर्ग, कई समुदाय के बच्चों में उनका संपर्क बनता है। तो उनमें क्या होती है, धीरे धीरे परिपक्वता जो है होना, परिपक्वता का विकास होना स्टार्ट हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तो उसके आधार पे कहा जा रहा है ये दोनों स्थितियों को प्रशिक्षुओं द्वारा पहचान कर छात्रों की अधिगम क्रियाओं का सृजन कराना चाहिए। जैसे कि जिन छात्रों में कम वजन, उनके लिए लंबी कूद और ऊंची कूद नहीं, जैसे कुछ बच्चे होते हैं कमज़ोर होते हैं तो उनको लंबी कूद, ऊंची कूद, ये सब की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे कि उनकी शारीरिक रूप से वह परिपक्व हो सके, उनकी लंबाई, उनका कद जो है धीरे धीरे डेवलप होने लगे, वृद्धि होने लगे उनमें, और उनके अंदर परिपक्वता आने लगे। और दूसरी चीज़ कि अधिक वजन वाले छात्रों को, जो कम वजन जिन छात्रों का ज़्यादा है, जो मोटापे जैसे बच्चे हो जाते हैं, उन छात्रों के लिए कहा जा रहा है कि उनको पीटी होता है कि पीटी एवं व्यायाम की व्यवस्था विद्यालयों स्तर पर किया जाना चाहिए। क्योंकि पीटी से क्या होता है कि शरीर में जो स्वेलिंग होती है या जो सूजन होती है वह धीरे धीरे कम होने लगती है। उसमें क्या होता है कि बच्चा बिल्कुल शारीरिक रूप से परिपक्व
किसी भी क्रिया को करने में नहीं सफल हो पाता है। अगर वह एज के हिसाब से अगर उसके शरीर में परिपक्वता आती है तभी बच्चा किसी अधिगम प्रक्रिया को संपन्न करने में सफल होता है। तो शिक्षक का यह कर्तव्य है कि यह दोनों, जो बच्चे शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं उनके लिए लंबी कूद, ऊंची कूद और ये सब रस्सी कूदने की व्यवस्था विद्यालयों में करना चाहिए। और जिन छात्रों के शरीर बिल्कुल वजनी होता है उन छात्रों को पीटी की व्यवस्था और व्यायाम की व्यवस्था विद्यालयों में करानी चाहिए और इस अधिगम से बच्चों में परिपक्वता आने लगती है। अब देखेंगे स्वास्थ्य के आधार पर अधिगम। स्वास्थ्य के आधार पर अधिगम। अभी हमने देखा कि शारीरिक और जो है शारीरिक भिन्नता के आधार पर हम अधिगम प्रक्रिया को छात्र छात्राओं में उनके क्रियाकलापों को नापा देखा जा रहा है। उसी आधार पे हमने बताया कि आयु के आधार पर भिन्नता बच्चों में देखने को मिलती है और जो है शारीरिक परिपक्वता के आधार पर भिन्नता देखने को मिलती है। अब हम देखेंगे कि स्वास्थ्य के आधार पर भिन्नता बच्चों में देखने को या अधिगम करने की प्रक्रिया को जो है विद्यालय स्तर पर देखा जाता है कि सामान्यतः रूप से अगर हम देखें तो एक ही जो है विद्यालय में एक ही कक्षा में सभी छात्र जो है एक साथ जो है अधिगम करते हैं या पढ़ाई एक साथ बैठकर करते हैं, तो उनमें ये देखा जाता है कि स्वास्थ्य के आधार पर उनको अधिगम प्रक्रिया कराई जाए। तो कुछ बच्चों में ये होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, अच्छा होते हैं और उनमें मानसिक स्वस्थ भी पाया जाता है। इस प्रकार के बच्चों में उच्च स्तरीय अधिगम कराना चाहिए और तथा जिन छात्रों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सामान्य होता है उन छात्रों को उनके आधार पर ही अधिगम उन्हें क्रियाकलाप चयन करना चाहिए। इस प्रकार के छात्रों वाले में जो अधिगम स्तर है वो अस्थायी एवं तीव्र हो सके। ये कहने का मतलब ये है कि ये जो स्वास्थ्य के आधार पर कहा जा रहा है कि जिन बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, एक ही कक्षा में कई बच्चे होते हैं, कई समूह के कई समुदाय के बच्चे होते हैं, तो सबका शारीरिक और मानसिक जो दृष्टि से देखा जाए तो सभी स्वस्थ नहीं हो सकते। कुछ बच्चे सामान्य हो सकते हैं और कुछ बच्चे क्या होते हैं, कमज़ोर भी हो सकते हैं। तो ऐसे बच्चों को कहा जा रहा है कि जो बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं उन्हें उच्च स्तरीय अधिगम कराना चाहिए और तथा जो बच्चे सामान्य स्तर के बच्चे होते हैं स्वास्थ्य रूप से, शारीरिक रूप से, तो उन बच्चों को सामान्य अधिगम कराना चाहिए और उनके साथ क्रियाकलाप कराना चाहिए, चयन करना चाहिए, जिससे कि इन दोनों की स्थिति वाले छात्रों की अधिगम स्थिति जो है स्थायी हो सके और तीव्र भी हो सके। अब हमारा है चौथा विकलांगता के आधार पर अधिगम। हम विकलांगता के आधार पर अधिगम का जो है चयन करेंगे कि जो बच्चे विकलांग होते हैं, जो बच्चे दिव्यांग होते हैं, जिन बच्चों में शारीरिक अक्षमता होती है या मानसिक अक्षमता होती है, उनके आधार पर भी भिन्नता हमें बच्चों में देखने को मिलती है। वो सीखने की प्रक्रिया में या अधिगम क्रिया करने की जो है प्रक्रिया में भिन्नता देखने को प्राप्त होती है। ये विद्यालय स्तर पर भी हम देख सकते हैं। विकलांगता के आधार पर अधिगम। हमारा चौथा क्या है? विकलांगता के आधार पर अधिगम। विकलांगता के आधार पर अधिगम। विकलांगता के आधार पर अधिगम इसमें
उसमें देखते हैं ये चीज़ें कि जिन छात्रों में विकलांगता के आधार पर या प्रशिक्षुओं द्वारा छात्रों की आवश्यकताओं की पहचान किया जाता है। जैसे कुछ बालक होते हैं वो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, शारीरिक रूप से किसी भी क्रिया को अधिगम को करने में सफल नहीं होते हैं, तो उनकी भी पहचान करने के लिए जो है ऐसी परिस्थितियों का सृजन करना चाहिए। इसके लिए सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि विकलांगता के आधार पर बालक कक्षाओं में समूह का निर्धारण कर लेना चाहिए। इसके आधार पर उनकी आवश्यकताओं का जो है अधिगम, उनकी आवश्यकताओं के आधार पर अधिगम हमको कराना चाहिए, जिससे कि बच्चों में जो विकलांगता पाई जा रही है उसे हम जो है दूर कर सकें। शिक्षक को चाहिए कि उस कक्षा कक्ष में ऐसे अगर छात्र उन्हें देखने को मिलते हैं तो हम जो है इन छात्रों के लिए उनकी आवश्यकताओं के आधार पर ही हम उन्हें अधिगम क्रिया कराएं, जिससे कि उनकी जो अधिगम क्रिया है वो जो है बिल्कुल उच्च स्तर और बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर जो देखने को मिल रहा है उसे हम उच्च स्तर पर बना सकें। तो ऐसे चीज़ें हमें, ऐसी वस्तुएं विद्यालय में रखनी चाहिए जो कि बच्चे इस श्रेणी में आते हैं, ये चीज़ें उनके मन से, उनके जो है प्रक्रिया या अधिगम करने पर ये सारी चीज़ें दूर हो सके। तो ये शिक्षक का दायित्व होता है कि वह इन सब चीज़ों को दूर कर सके। तीसरा है थकान के आधार पर अधिगम। पांचवा हमारा है थकान के आधार पर अधिगम। थकान के आधार पर भी अधिगम की प्रक्रिया को बताया जा रहा है कि थकान क्या है। ये सबसे पहले कुछ, पांचवा हमारा है थकान। थकान के आधार पर अधिगम। थकान के आधार पर हम देखते हैं कि कुछ छात्रों में शारीरिक एवं मानसिक श्रम करने पर शीघ्र थक जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जैसे उन्हें शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कोई कार्य संपन्न करने के लिए दिया जाता है, तो उन छात्रों में क्या होता है, अक्सर वो काम करते करते क्या करते हैं, वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों में क्या हो जाए, तो थकान जो है उन्हें महसूस होने लगता है। तो उसमें जो अधिगम प्रक्रिया होती है वो प्रभावी नहीं हो सकती, सरल नहीं हो सकता। और कुछ बच्चे जो है छात्र देर से थकते हैं। जैसे कुछ बच्चे हैं तो उनको काम दे दीजिए, जब तक काम संपन्न नहीं हो जाता तब तक वह थकान महसूस नहीं करते हैं, चाहे शारीरिक दृष्टि से हो और चाहे मानसिक रूप से हो। तो इन दोनों में अलग अलग जो है, इसलिए प्रशिक्षुओं या शिक्षकों को यह प्रभाव बनाना चाहिए कि ऐसे अगर बच्चों में देखने की प्रवृत्ति, थकान की प्रवृत्ति देखने को मिल रही है तो कुछ ऐसी चीज़ें उनको उपलब्ध करानी चाहिए जिससे कि यह थकान उनकी दूर हो सके और अधिगम प्रक्रिया या अधिगम जो है क्रिया को सफल बनाने में वह बिल्कुल उनका सहयोग कर सकें और चुनाव कर सकें। छोटी छोटी चीज़ों का निर्माण करना, उन्हें सरल बनाना, उनकी गतिविधियों का चुनाव करना कि वो क्या मतलब कि कर सकते हैं जिसमें उनको थकान न महसूस हो। तो ऐसी चीज़ें हमें उन्हें उपलब्ध करानी चाहिए कि थकान के आधार पर जो उनका अधिगम में अवरुद्ध आ रहा है या रुकावट आ रही है वो चीज़ें नहीं आनी चाहिए। तो ये चीज़ें हम जो है छोटे छोटे हमें ऐसी चीज़ें अधिगम करानी चाहिए और अधिगम लंबा नहीं होना चाहिए। सीखने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी देर तक नहीं होना चाहिए, उसका समय बहुत छोटा होना चाहिए जिससे कि बच्चों में किसी प्रकार की थकावट ना आ सके। अब है शारीरिक गठन के आधार पर अधिगम। छठवां है हमारा शारीरिक गठन के आधार पर अधिगम। शारीरिक गठन के आधार पर अधिगम।
शारीरिक गठन के आधार पर अधिगम शारीरिक गठन के आधार पर अधिगम। शारीरिक गठन के आधार पर अधिगम को हम देखेंगे। हम इसमें यह देखते हैं कि जिन बच्चों का सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि शारीरिक गठन के आधार पर बच्चों को अधिगम प्रक्रिया करानी चाहिए। इसमें क्या है कि व्यक्तित्व का अनुभव लगाया जा सकता है तथा उनकी गतिविधियों को देखा जा सकता है कि बच्चे की जो गतिविधियां किस क्षेत्र में अधिक है। शारीरिक गठन का मतलब यह होता है कि उनका जो है शारीरिक व्यक्तित्व, उनकी जो बनावट है, उनके आधार पर बच्चा जो सीखने की प्रक्रिया है, अधिगम करने की जो प्रक्रिया है, उनके आधार पर उनको जो है कार्य दिया जा सके, जिससे कि वह संपन्न करने पर यह चीज़ें किया जा सके। कुछ बच्चे होते हैं कि उनके शारीरिक गठन एवं जो है मानसिक गठन के आधार पर हम देखते हैं कि बच्चों में ये पता लगाया जा सके कि बच्चा यह जो है अंतर्मुखी बच्चा है या जो है बहिर्मुखी बच्चा है। क्योंकि जब हम उसको किसी चीज़ को सौंप देंगे, कोई अधिगम करने की क्रिया को जब हम दे देते हैं, तो उनमें ऐसे परीक्षण होने चाहिए प्रशिक्षुओं द्वारा या शिक्षकों द्वारा। ऐसी चीज़ों को देखनी चाहिए कि बच्चा का जो कार्य क्षमता है वो किसके आधार पर हो रहा है। जैसे कि शारीरिक गठन के आधार पर हमने ये पता लगा सकते हैं कि बच्चा अंतर्मुखी है या बहिर्मुखी है। इन दोनों का अंतर्मुखी और बहिर्मुखी हम पहले व्यक्तित्व के बारे में आपको बता ही चुके हैं कि अंतर्मुखी वाले जो बच्चे होते हैं वो आत्म केंद्रित होते हैं और वो शांत होते हैं, असामाजिक प्राणी होते हैं। ये सारी प्रवृत्तियाँ उनमें देखने को मिलती है। वो लंबे कद के होते हैं, पतले होते हैं, दुबले होते हैं, उनका शरीर बिल्कुल जो है स्वस्थ भी होते हैं। और जो बहिर्मुखी होते हैं ये शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, मोटे होते हैं, इनमें सामाजिकता पाई जाती है और जो है ये हंसना, बोलना, मजाक करना से अधिक पसंद करते हैं। तो वो चीज़ें हम शारीरिक गठन के आधार पर बच्चों में जो अधिगम कराएंगे तो इससे हमें पता चल जाता है कि बच्चा अंतर्मुखी दृष्टि का है या बहिर्मुखी दृष्टि का है। इससे बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता के माध्यम से छात्रों में विभिन्न प्रकार की रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं और साथ ही साथ उनकी उपलब्धियों, अभिवृत्तियों आदि चीज का जो है हम पहचान सकते हैं। अलग अलग उनका जो है ये समूह में विभाजित कर सकते हैं कि उनकी आवश्यकताओं हेतु ही हम उन्हें अधिगम प्रक्रिया कराएं। ऐसे शिक्षक या प्रशिक्षुओं को ऐसे छात्र वाले या शारीरिक गठन के आधार पर हमें बच्चे मिलते हैं तो उन आधार पर हमें अधिगम कराना चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने पिछले वीडियो में लेकर अब तक के वीडियो में हमने जो है बच्चों के व्यक्तित्व के बारे में बात किया। शारीरिक और मानसिक रूप से अलग अलग उनका जो है परीक्षण किया गया। बच्चों में कितने प्रकार व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते हैं, ये सारी चीज़ें को हमने जो है चर्चाएं की थी। अब मैं बाल विकास में ये चैप्टर में हम जो व्यक्तित्व भिन्नता है उन दोनों के उनके आधार पर जो है हम उनकी भिन्नता जो है बता रहे हैं। तो हमने शारीरिक मैंने मनोवैज्ञानिक भिन्नता के आधार पर अधिगम को संपन्न कराया और दूसरा क्या है शारीरिक भिन्नता के आधार पर आपको हमने अधिगम को संपन्न कराया। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको कल्पना के बारे में बताएंगे कि कल्पना बच्चों में कहाँ से सृजन होती है और बच्चे कैसे काल्पनिक होते हैं, किन अवस्थाओं में बच्चों में कल्पना करने की क्षमता विकसित होने लगती है। इन सब चीज़ों के बारे में हम अगली वीडियो में आपसे बात करेंगे। बिल्कुल अब आप ये हमारी वीडियो को कमेंट करिएगा, आपको वीडियो कैसा लगा जो है इसके बारे में आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और जय हिंद, जय भारत।